प्रीमियम का केस सबको क्लियर है? प्रीमियम की केस के बाद में आपको कॉल्स पे मनी नहीं मिलता, वो वाला केस क्लियर है? ठीक है, कॉल इन एडवांस का केस क्लियर है, ठीक है ना? ये 3 केसेस हमने लास्ट क्लास में किए थे। आगे भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब क्वेश्चंस में ये केस रिपीट होंगे, बट उसकी एंट्रीज पे मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। तो आई थिंक ये सारी एंट्रीज आपको प्रीटी मच क्लियर है, ठीक है? आज हम करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। जब आपको जितने शेयर्स मांगे होते हैं कंपनी ने, मतलब जितने कंपनी ने ऑफर किए होते हैं, तो मतलब मान लो कंपनी ने 10,000 ऑफर किए हैं, लोग पूरी इंडिया से कॉल कर रहे हैं। जरूरी तो नहीं है कि 10,000 की 10,000 एप्लीकेशंस ही सिर्फ रिसीव हो, कई बार ज्यादा भी होंगी, कई बार कम भी होंगी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि लोगों को पता चल जाएगा कि भाई अब एप्लीकेशंस पूरी हो गई है, मैं कॉल करना बंद कर दूं। तो लोग तो अपने हिसाब से कॉल करते जा रहे हैं। तो देयर कैन बी 3 केसेस। फर्स्ट, फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब कि 10,000 रुपए की 10,000 शेयर्स के लिए हमने ऑफर किया था कि मेरे पास हैं, और लोगों ने एग्जैक्टली 10,000 एप्लीकेशंस भेजी। ये पॉसिबल प्रैक्टिकल सिचुएशन में कितने परसेंट है? 0%। 0% पॉसिबल है, क्योंकि जो आ रहा है एप्लीकेशन लेके उसको नहीं पता कि कितनी एप्लीकेशन अप्लाई थी वो तो बस भेजे जा रहे हैं। तो आप अगर प्रैक्टिकल सिचुएशंस में देखोगे तो इधर द शेयर इज अंडर सब्सक्राइब, मतलब जितनी ऑफर करी है उससे कम है। इधर द शेयर इज ओवर सब्सक्राइब, कि जितनी ऑफर करी है उससे ज्यादा है, ठीक है? तो हम 3 केसेस बनाते हैं, अंडर सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब। हमने जो अभी तक क्वेश्चन करा या जो आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। जितनी मांगी उतनी ही हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई। आज हम और 2 केसेस करते हैं, अंडर सब्सक्राइब एंड ओवर सब्सक्राइब, ठीक है? उसी के साथ में क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं कराता हूं आपको अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब वर्ड से क्या मतलब समझ में आ रहा है? जितनी हमने ऑफर करी लोगों ने उससे कम के लिए अप्लाई करा, ठीक है? तो हम ये फॉर्मेट बनाते थे, 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 each, 3, 2, 5। लोगों ने 9,000 के लिए अप्लाई करा, ठीक है? तो जो अप्लाइड होती हैं, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, हम उसके नीचे लिख देते हैं कि पीपल कॉल फॉर 9,000। हमारे पास चीजें कितनी हैं? 10,000। हमारे पास शेयर्स हैं 10,000, लोगों ने अप्लाई किया 9,000 के लिए। लोगों ने 1,000 कम मांगे, क्या मैं जबरदस्ती उनको ज्यादा दे सकता हूं? ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि सर आपने 9 मांगे हैं, मैं जबरदस्ती आपको 10 दे रहा हूं। तो जब लोगों ने कम शेयर्स मांगे होते हैं वो केस बिल्कुल ही इजी होता है। शायद ही कभी आया, आपको बुक में भी 3-4 क्वेश्चन ही दे रखे होंगे। द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन की मैंने ऑफर किए थे 10,000, आ गए 9,000। अकॉर्डिंग टू द थियोरी, अगर 90% से कम शेयर्स अप्लाई होते हैं तो पूरा का पूरा आपको जो वो होता है शेयर अलॉटमेंट होता है, शेयर होते हैं, वो कैंसिल करने पड़ते हैं। Minimum of 90% of the share money must be applied। 90% शेयर्स जो हैं वो कम से कम अप्लाई होने चाहिए। उससे कम होते हैं तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गवर्नमेंट बोलती है कि आपको जितना पैसा चाहिए और आपने जितने के लिए अरेंजमेंट्स के लिए सोचा था उतना पैसा अरेंज नहीं हो पाया है, तो आप अपना फ्यूचर का काम उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाओगे और जिनका पैसा लिया हुआ है वो पैसा भी डूब जाएगा। एग्जाम्पल, आपको 10 लाख की जरूरत है, आपके पास पैसे आए 7 लाख, तो 7 लाख रुपए में आप वो काम तो कर नहीं पाओगे जो आप 10 लाख में कर सकते थे, और सही ढंग से काम नहीं हो पाएगा तो आपका जो 7 लाख है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। तो मैं क्यों 7 लाख वालों का पैसों को रिस्क में डालूं? तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली 90% ऑफ द शेयर्स मस्ट बी अप्लाइड, अदरवाइज द होल लॉट विल बी कैंसिल्ड। आ जाओ। ओनर्स के पास अपने पास पैसे होते तो वो पहले ही कर लेते, उन्होंने तो मार्केट से पैसे मांगे हैं।
उन्होंने कहा है कि भाई मेरे पास नहीं है तो आप लोग। अब इस चीज से बचने के लिए वो क्या करते हैं, हाँ, इन केस अगर कम शेयर्स अप्लाई होते हैं, 9000 शेयर्स अप्लाई होते हैं, उस केस के अंदर हमको जो है कैंसिल होने का डर रहता है। अगर मैंने इतना खर्चा करा, मैंने गवर्नमेंट को फीस दी है, स्टॉक एक्सचेंज को फीस दी हुई है, एडवर्टीजमेंट पे खर्च करा हुआ है, प्रोस्पेक्टस छपवा रखे हैं, 80% शेयर्स को कलेक्ट करने के लिए उनको अपने बहुत सारे लोग बिठाए हुए होंगे, जो भी पैसा आया होगा उसके लिए, तो मैंने बहुत पैसा पहले से ही खर्च करा हुआ है, जिसको कल मैंने बताया था फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। ठीक है, मैं अपने शेयर्स को कैंसिल नहीं होने दे सकता, अदरवाइज वो सारी कॉस्ट भी मेरे ऊपर ही बर्न होगी और मेरे पास पैसा भी नहीं आएगा। उसके लिए हम अपने रिस्क को सिक्योर्ड करने के लिए अंडरराइटर्स को अपॉइंट करते हैं। अंडरराइटर इज अ पर्सन जो हमको एक गारंटी देता है कि इन केस आपके शेयर्स को मार्केट में कोई नहीं खरीदेगा तो आई हैव द मनी, मैं उनको अप्लाई कर दूंगा। तो गवर्नमेंट का जो कंपल्शन है कि 90% कम से कम होने चाहिए, वो 90% की आपको गारंटी वहां से मिल जाती है कि अगर 70% लोगों ने अप्लाई करा तो रिमेनिंग 20% की जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको मैं अप्लाई करके आपका रिस्क कवर कर दूंगा। अब उस रिस्क के लिए वो कहता है कि भाई मेरे को थोड़ा सा प्रीमियम दे दो। वो प्रीमियम जो आपको देता है, देना पड़ता है अंडरराइटर्स को, उसको बोलते हैं अंडरराइटर्स कमीशन। वो आपका प्रीमियम एक तरीके से ले लेता है और आपको श्योरिटी देता है कि इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, कि अगर कभी भी कुछ कम आता है तो हम आपको यहाँ से दे देते। अरे सॉरी, क्या हुआ बच्चों? अच्छा, अंडर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक कट हो गया। एक मिनट रुकना। एक मिनट रुकना। हो गया? किस किस का हो गया? हो गया। देखो, क्यों? क्योंकि उनको तो नहीं पता कि भाई हमने जो है मांगे कितने लोगों को ऑफर कितने किए हुए हैं।
तो जब नेगेटिव सेंटिमेंट होता है मार्केट के अंदर तो लोग जो हैं कम शेयर्स हमसे मांगते हैं। तो मतलब कि हमने 10,000 चीज़ें बेचने के लिए डाली हुई हैं, बट जो मांगी गई हैं वो मांगी गई हैं हार्डली आपकी 8,000 चीज़ें। इस केस को बोलते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। जब हमने ऑफर किए हुई है 10,000 बट लोगों ने मांगी कितनी है 8,000, दिस केस इज नोन एज केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। जो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, इस केस के अंदर इस केस का मतलब होता है आपका कि आप जो है लोगों को कम शेयर दोगे, 2,000 शेयर आपके पास स्टिल बच जाएंगे। अब जो आपके पास 2,000 शेयर बच गए हैं, इन शेयर्स का क्या करोगे? इन शेयर्स का आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लोगों ने तो मांगे नहीं है। तो आपको पैसे की जरूरत थी 10,000 इंटू 100, 10 लाख आपको मिले हैं 800 इंटू 100, 8,000 इंटू 100, 8 लाख। गवर्नमेंट कहती है कि आपने जितने लोगों को पैसे मांगे अगर उससे कम पैसे मिलते हैं तो उस केस के अंदर आप जो होते हो वो बहुत ज़्यादा अपना काम पूरा नहीं कर पाओगे। मतलब मान लो आपको एक गाड़ी खरीदनी है, आपके 5 लाख की जगह 4 लाख पूरे हुए तो गाड़ी नहीं खरीद पाओगे ना। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपने बजट बनाया हुआ था 10 लाख रुपए के लिए, आपको मिले 8 लाख रुपए, तो दैट मीन्स जिस पर्पज के लिए आपने बजट बनाया था वो पर्पज आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो इन दैट केस हम आपको पूरा का पूरा वो नहीं दे पाएंगे, सामान नहीं दे पाएंगे, पूरा का पूरा आपको शेयर्स इशू नहीं करने देंगे। क्योंकि आधे शेयर्स इशू होने के बाद अगर आपने काम कर लिया तो उस केस के अंदर आपके आधे पैसे भी बर्बाद जाएंगे और लोगों का पैसा भी लॉस में चला जाएगा। तो हाँ, ईशान वो ही कहते हैं कि जी अगर मान लो आपको 10 लाख की जरूरत है और आपके 10 लाख इकट्ठे नहीं होके आपके 7 लाख इकट्ठे हुए, तो 7 लाख इकट्ठे हुए तो वो आपके लिए बेकार है क्योंकि आपने तो काम 10 लाख से करना था ना। अब वो 10 लाख की जगह आप बोलो चलो 7 लाख इकट्ठे हो गए इसी से काम करने लगते हैं। कहते हैं इस केस में आपका काम जो है वो और बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने रिक्वायर्ड पैसे थे आपको उतने रिक्वायर्ड पैसे इकट्ठे नहीं हुए। तो दैट्स वाई आप सही ढंग से वो पैसे नहीं यूटिलाइज कर पाओगे। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर 90% से कम शेयर्स इशू हुए तो उस केस के अंदर आपको पूरे सबके पैसे वापस करने पड़ेंगे। आप उस केस के अंदर अपने शेयर्स को कंटिन्यू नहीं कर सकते। हाँ, उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके 95% इशू हो गए और आपके 90 से बाद में कम हो गए, कुछ ने अलॉटमेंट और कॉल कैंसिल कर दिया है, तो उस केस के अंदर हम वो सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट पे री इशू कर देंगे। बट वो फर्स्ट टाइम पे तो 95% इशू होने चाहिए ना। ठीक है, अब ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि हमने भाई 90% के लिए पहले कॉस्ट भी लगाई, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिए, प्रोस्पेक्टस दिए, सब काम करा, अपने अकाउंटेंट्स को पैसे दिए, सीएस को पैसे दिए, गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया और लास्ट में आके पता चला जी हमको तो पूरे के पूरे पैसे लौटाने पड़े। तो उस चीज़ को हम पहले से सिक्योर कर लेते हैं, इंश्योर कर लेते हैं, उसके लिए हम अंडर राइटर्स को अपॉइंट करते हैं। Now, who are underwriters? Underwriters are the person who gave guarantee कि जी अगर आपके ये शेयर्स कम हुए तो इन दैट केस मैं आपका जो है इस सारे शेयर्स को मैं खरीद लूंगा या मेरे पास एक कंपनी है वो खरीद लेगी। अभी अंडरराइटर्स की वजह से कम गवर्नमेंट को तो मतलब है पैसा आना चाहिए। तो अंडरराइटर्स ने एक तरीके से ये रिस्क ले लिया कि अगर कंपनी के सारे शेयर्स इशू नहीं हुए तो हम जो हैं इन सारे के सारे, हाँ एक अंडरराइटर जो है 2,000 शेयर से खरीद लेंगे। ठीक है, तो वो उसके लिए अपना कुछ चार्ज करते होंगे जो जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज होता है इसी तरीके से अंडरराइटर कमीशन चार्ज होता है कि भाई मैं आपका इतना कमीशन लूंगा, मैं आपको गारंटी दे दूंगा कि अगर ऊपर हो गए तो वेल एंड गुड, बट अगर कम हुए तो वो सारा का सारा पैसा जो होगा मैं आपसे एज अ कमीशन लेके उसके सारे के सारे पैसे को मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो दिस इज नोन एज अंडरराइटर कमीशन। अंडर अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आपका अगर 8,000 का क्वेश्चन होता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 8,000 का क्वेश्चन से ही सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी 10,000 तो पिक्चर में आएगा ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हम एक जो क्वेश्चन लेते हैं वो क्वेश्चन आपका होता है मान लो 244 ₹10। ठीक है, अभी ₹10 में से अगर हम बोलते हैं कि आपके जो पैसे आए वो 10,000 आपने शेयर इशू किए थे बट ओनली 8,000 सब्सक्राइब हुए। शेयर इशूड वो 10,000 बट ओनली
सब्सक्राइब वर 8000। अब इस केस के अंदर जो 2000 है ये आपके अंडर सब्सक्राइब हो गए। 2000 जो है ये आपके ये कमीशन ले लेते हैं अक्षित। ये बोलते हैं कि आपने तो 10 रुपए का शेयर निकाला, 1 रुपए का कमीशन मुझे दे देना। तो ये तो क्या कहते हैं कि मैं तो 10,000 शेयर्स की गारंटी देता हूँ, 10,000 शेयर्स पे 1 रुपए का कमीशन दे देना, तो मेरे को तो 10,000 रुपए मिलने हैं। अब अगर आपके कुछ कम रह गए तो मैं सारे के सारे परचेज कर लूंगा, मुझे तो 1 रुपए का कमीशन चाहिए। ठीक है, बाकी उनकी कोई इंटरनल सेटलमेंट हो तो वो बात अलग है, बट जनरली ये जो है ये अपना कमीशन ले लेते हैं सारे शेयर्स पे गारंटी की तरीके से। जैसे इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रीमियम ले लेती है ना, भाई गाड़ी का एक पुर्जा खराब हो या पूरी गाड़ी खराब हो, मैं तो आपसे एक प्रीमियम ले लूँ। कमीशन मतलब ये होता है कि भाई आपका 10,000 शेयर जो है इस पे मैं कमीशन ले रहा हूँ कि अगर कोई भी शॉर्टेज रही तो मैं पैसा लगाऊंगा। एक तरीके से प्रीमियम लगा लो, इंश्योरेंस लगा लो, उसने हमको इंश्योरेंस दे दिया, यहाँ नाम उनका कमीशन हो गया। उन्होंने हमको इंश्योरेंस दे दिया कि अगर कुछ भी पैसा नहीं लगा, हाँ प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी डीलर तो होता है कि जब ट्रांजेक्शन हुई तब दिया, ये आप लगाओ इंश्योरेंस की तरह। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि मैंने आपसे पहले पैसे ले लिए, अब उसके बाद ये मेरी गारंटी है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं पैसे दूंगा। ये इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह है कि जी मैंने आपसे कमीशन 1 रुपए का ले लिया, अब कोई भी अगर परेशानी हुई तो मैं उसका जिम्मेदार बैठा हूं, मैं आपके शेयर्स में पैसे लगाऊंगा, पैसे कहीं नहीं जा रहे बट मैं लगा दूंगा पैसे, क्योंकि आपका शेयर जो है वो कैंसिल ना हो जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। अब इस क्वेश्चन में आपके शेयर्स फर्स्ट एंट्री होती है आपकी बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन। इस एंट्री का मतलब क्या होता है, पैसे कितने आए, कितने शेयर्स पे पैसे आए बच्चों, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, हाँ 10,000 रुपये लेगा वो। फर्स्ट एंट्री में 8,000 रुपये पैसे आए हैं, 10,000 रुपये पैसे आए, यस 8,000 रुपये। लोगों ने अंडर सब्सक्राइब कर रखा है तो 8,000 रुपये पैसे भेजे ना। ठीक है, सेकेंड एंट्री एक्सेप्ट कितने हुए, 8,000, 10,000। अक्षय जब आए ही 8,000 है तो 10,000 एक्सेप्ट कैसे हो जाएंगे बेटा, जब है ही हमारे पास 8,000 शेयर। हाँ पेज क्लियर नहीं है, नेट का थोड़ा सा इशू है। ठीक है, थोड़े थोड़े देर में पेज क्लियर हो जाएगा, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसके साथ में देखते रहो। ठीक है, तो 8,000 इंटू टू आए तो एक्सेप्ट भी आपके 8,000 इंटू टू है। फर्स्ट एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। मांगूंगा कितने कॉल पे, कितने पे, ओ सॉरी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगूंगा, कितने शेयर्स पे कितने पैसे मांगूंगा अलॉटमेंट पे, 8,000 पे कितने रुपए मांगूंगा, 4 रुपीज, टू नहीं, मैंने 4 रुपीज मांगूंगा ना अलॉटमेंट पे तो। और मुझे रिसीट कितने हो जाएंगे, 8,000 पे 4 रुपये रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितने मांगूंगा, 8,000 इंटू 4, और रिसीव भी कितने हो जाएंगे, 8,000 इंटू 4। तो बेसिकली आपके 4 रुपीज जो थे वो 4 रुपीज आपने मांगे, 4 रुपीज रिसीव हो गए। तो पूरे क्वेश्चन में 10,000 का कहीं पे जिक्र भी नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी एंट्री का मतलब ये नहीं होता कि कितने पैसे आपके पास जो है वो आपने मांगे। हर एंट्री का एक अलग एलिमेंट्स होता है और हर एंट्री में 8,000 से ही एंट्री होती है, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा, जस्ट जो अंडर सब्सक्रिप्शन है उसमें एंट्री जो होगी वो आपकी 8,000 से होगी। क्लियर है बच्चों, ये अंडर सब्सक्रिप्शन और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, जर्नल एंट्रीज रिमेन सेम, बाकी कहीं पे कोई और इशू नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक इशू ये रहता है कि आपका जो शेयर्स हैं वो शेयर्स आपके कम वाले शेयर्स होते हैं।
नहीं, 2000 की कोई एंट्री नहीं होगी, पड़े हुए हैं कंपनी के पास, अंडरराइटर की भी कोई एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे शेयर्स की एंट्री करनी है। अंडरराइटर, कमीशन, एक्सपेंसेस, सीए के खर्चे, अकाउंटेंट के खर्चे, मैनेजर के खर्चे, उनकी एंट्री थोड़ी मांगी है। सिर्फ और सिर्फ ये मांगा है कि भाई शेयर को इशू करने में क्या एंट्री आएगी, तो आपको सिर्फ शेयर्स की एंट्री। ओके, चलो, ये देखो बच्चों, हमारी ये बुकलेट है, मैं आपको इससे कराता हूँ। रजिस्टर तो आज क्लियर हो नहीं रहा, तो बुकलेट से करते हैं। बीच बीच में रजिस्टर का जहाँ यूज होगा वहाँ रजिस्टर का यूज करेंगे। सबको पीडीएफ दिख रही है? हाँ, बिना वो लिखेंगे ना, लिखने पे वो हो जाएगा आपका, ब्लर हो जाएगा। नाइन्टी परसेंट से नॉर्मल कम का केस होता है तो कैंसिल हो जाते हैं शेयर्स, आपका वो शेयर ही नहीं होगा, पूरे पैसे वापस करने पड़ते हैं। ओके, तो गाइस देखो, ये एक अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। हमारे यहाँ पे 10,000 शेयर्स थे, 9,000 रिसीव्ड हुए, 343। अब इस पूरे क्वेश्चन को कितने शेयर से करेंगे? ये पूरा क्वेश्चन कितने शेयर से होगा? हाँ, 90% से कम था, वो तो एक क्वेश्चन की तरीके से हमने करा, अदरवाइज थियोरेटिकली देखोगे तो कैंसिल हो जाएंगे, प्रैक्टिकली भी कैंसिल हो जाएंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, इसलिए हमने कर दिया। तो 90% से कम होते तो कंपनी को कैंसिल करने पड़ते। नॉर्मल एंट्रीज जो हो जाएंगी, देखो ये नॉर्मल एंट्रीज आपकी हो गई सारी की सारी। फर्स्ट, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 9,000 to 3, शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल 9,000 to 3, 9,000 to 4, 9,000 to 4, 9,000 to 3, 9,000 to 3। पूरी नॉर्मल 6 एंट्रीज, नॉर्मल जैसे हमारा क्वेश्चन होता है उस तरीके से। किसी को डाउट इसमें? ओके, नेक्स्ट है हमारा केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन? हाँ, जब 10,000 या अलॉटमेंट जितने भी करें उससे ज्यादा हो जाए, दैट इज नोन एज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये एक टेबल आपके देखो स्क्रीन पे दिख रही है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का आपका केस है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन हमारा हो गया, फुल सब्सक्रिप्शन हमारा हो गया। नाउ द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जब कंपनी ने मांगे कितने थे, इशू कितने किए थे, 10,000, बट हमें रिसीव कितने हो गए, 14,000। तो when the company asked for 10,000 and the public applied for 14,000, ये तब होता है जब थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है। जिस टाइम पे आपका जो शेयर्स होते हैं, वो शेयर्स जितने आप कंपनी को, लोगों को बोल रहे हो, लोग उससे ज्यादा शेयर्स में अप्लाई कर रहे हैं। दिस केस हैपेंस व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव सेंटीमेंट इन द मार्केट की कंपनी बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उस केस के अंदर हम ये चीज करते हैं। क्लियर हुआ कि हम कब करते हैं ये चीज? अब ओवर सब्सक्रिप्शन के ही आपके मोस्टली क्वेश्चन आएंगे, फुल सब्सक्रिप्शन के और अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन नहीं आते, मोस्टली क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन के आते हैं। अब नॉर्मल चीज है कि ओवर सब्सक्रिप्शन जब होती है तो उस केस में हम करते क्या हैं? जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो हम या तो एक्सेप्ट द शेयर्स इन फिक्स प्रोपोर्शन एंड रिजेक्ट द रिमेनिंग, कि भाई कोई भी 10,000 को एक्सेप्ट कर लिया और 4,000 रिजेक्ट कर दिए, पहला केस कर सकते हैं। कोई भी 4,000 जो है हमने क्या कहते हैं एक्सेप्ट कर लिए, और रिमेनिंग 10,000 एक्सेप्ट कर लिए और रिमेनिंग 4,000 रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड, कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन एंड प्रोराटा, कि हमने जो है सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया,
सबको तो ये केस होता है प्रोराटा। प्रोराटा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, PRO, प्रो, RATA, राटा। प्रोराटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोराटा का मतलब आपका हो गया कि जितने भी शेयर्स हैं वो शेयर्स आपने जो मांगे प्रोराटा वाले, उसमें से सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया। मतलब कि जिसने 10 मांगा उसको 8 दे दिया, 2 वापस कर दिए। ठीक है, जिसने जिसने 20 मांगे उनको 15 दे दिए, उनको 5 वापस कर दिए। तो प्रोराटा मीन्स कि ऐसा नहीं है कि भाई या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, सबको दिया थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज अ केस ऑफ प्रोराटा। प्रोराटा समझ में आया? प्रोराटा इस चैप्टर का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टू एक्सेप्ट सम एंड टू क्या कहते हैं, टू हर बंदे के। ओके, देखो जैसे एक मैं लेता हूँ, एक फैमिली में ये 4 लोग हैं, 1 2 3 एंड 4। अब इन चारों को भूख लगी, ये रोटी खाता है 5, ये रोटी खाता है 4, ये खाता है 5, और ये रोटी खाता है 4। टोटल कितनी रोटी खाते हैं? ABCD मिला के कितनी रोटी खाते हैं? 18 रोटी खाते हैं। अब मेरे पास टोटल रोटियां 12, या मान लो मेरे पास टोटल रोटियां 10। तो देखो फर्स्ट केस तो ये हो सकता है जी, A और C को दे दें और B और D को मना कर दें। मेरे पास टोटल रोटियां हैं 10, तो इन दैट केस मैं इसमें क्या कर सकता हूं, A और C को दे दें और B और D को मना कर दें। दूसरा हम बोल सकते हैं ढाई ढाई रोटी सबको दे दो। जिस टाइम पे मैंने बोला जी ढाई ढाई रोटी सबको दे दो, या जिस टाइम पे मैंने बोला कि जी 5 वालों को 3 3 दे दो, 4 वालों को 2 2 दे दो, 3 3 2 2 की रेशो में दे दो, वट एवर द रेशो इज। जब मैंने बोला जी सब में बांट दो, जिसने ज्यादा मांगी उसको कम दे दो, रेशो कैन बी एनीथिंग, उस केस में हम इसको बोलते हैं प्रो राटा। प्रो राटा मीन्स कि आपका ज्यादा वालों को कम कम देके सब में एडजस्ट कर दो। अब क्लियर हुआ प्रो राटा क्या होता है? तो when we give lesser shares to each and every person, प्रो राटा हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जब हमको ज्यादा मांगते हैं और उसके बदले में कम मिलता है तो दैट इज नोन एज प्रो राटा। इट्स इंग्लिश वर्ड, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड। ठीक है, तो सेकंड केस हुआ ये। तो पहला केस या तो एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट, दूसरा प्रोराटा। नहीं अभिनव, अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री नहीं है। सिंपल आपका जो क्वेश्चन होता है वो 10,000 की जगह 8,000 से हो जाएगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री। ओके, तो सेकंड केस इज प्रोराटा। थर्ड केस इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोराटा। मींस कि आपको यहां पे आपने मिस्टर डी को तो मना कर दिया और ए बी सी के बीच में प्रोराटा कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी थोड़ी है कि 100% के बीच में प्रोराटा करो। ए बी सी मिलके मांग रहे थे 14, हमने इन 14 को मिला के कितना दे दिया, 10, और डी को मना ही कर दिया। दिस इज द थर्ड सिचुएशन, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या कहते हैं क्या कहते हैं फुल रिफंड एंड प्रोराटा, कि आपका कुछों को बिल्कुल मना कर दिया, कुछों को प्रोराटा पे दे दिया। अंडर सब्सक्रिप्शन के 3 केसेस हो सकते हैं। ठीक है, या तो एक्सेप्ट सारे करो, रिजेक्ट करो, या प्रोराटा पे दे दो, या प्रोराटा और एक्सेप्ट रिजेक्ट का कॉम्बिनेशन लगा दो। दीज आर द कॉम्बिनेशन जो हमारे इसमें होते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर किसी ने मांगे 2 शेयर हैं तो या तो भाई 2 केसेस होंगे, 2 में से एक दे दो।
2 शेयर्स मांगे हैं तो एक दे सकते हैं ना उसको। हाँ अक्षित, रेशो कोई भी हो, इक्वल प्रोपोर्शन हो, डिफरेंट प्रोपोर्शन हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है बस जिसने मांगे 5 हैं उसको अगर हम कम दे रहे हैं तो दैट इज नोन एज प्रोराटा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को 10,000 के बदले में 1,000 दें, किसी को 10,000 के बदले में 9,000 दें। अगर 10,000 के बदले में 9,000 दिया है तो भी प्रोराटा है, 10,000 के बदले में 1,000 दिया है तो भी प्रोराटा है। सेकंड और थर्ड केस में डिफरेंस है। सेकंड केस में बोलते हैं ए बी सी डी चारों में डिवाइड कर दो, थर्ड केस में बोलते हैं डी को मना कर दो एंड ए बी सी में प्रोराटा कर दो। तो सेकंड केस के अंदर हमने सब में प्रोराटा करा, थर्ड केस के अंदर हमने 1 और 2 का कॉम्बिनेशन करके देन थर्ड बना दिया। है ना क्लियर? कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड वाले में ये आप इंग्लिश से कंफ्यूज मत हो, ठीक है। फर्स्ट का मतलब है नॉर्मल सारे एक्सेप्ट करना, ये मैंने बुकिश लैंग्वेज में लिख रखा है। फर्स्ट का मतलब है या तो एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट, सेकंड वाला प्रोराटा, एंड ये थर्ड वाला जो है, थर्ड वाले का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2, एक्सेप्ट रिजेक्ट एंड प्रोराटा का कॉम्बिनेशन। क्लियर गाइस? ओके, चलो अब ये हम जो है प्रोराटा का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रोराटा का जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। दिस इज द गुरु मंत्र जो आपको हर क्वेश्चन में यूज आएगा, ये टेबल। ये टेबल आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये टेबल आपने ठीक बना ली तो पूरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अगर ये टेबल आपने गलत बनाई तो आपका पूरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, ठीक है। ये टेबल बनाना आपके लिए सबसे कॉम्प्लेक्स काम होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है इजीली हो जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन में हमने देखा बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। 3 केसेस तो हमने पढ़ ही लिए, फुल, प्रोराटा या कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2। उसके बाद हर केस में ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में तीनों हो, ऐसा भी हो सकता है एक क्वेश्चन में 4 तरीके से डिवाइड कर रहे हो, किसी को आधे दे रहे हो, किसी को 1/4 दे रहे हो, किसी को 3/4 दे रहे हो। सो दैट्स व्हाई आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो उसके लिए हमको यूज आता है ये वाला आपका टेबल ऑफ एडजस्टमेंट। टेबल ऑफ शेयर एडजस्टमेंट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेबल ऑफ शेयर एडजस्टमेंट नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन सही ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो टेबल ऑफ शेयर एडजस्टमेंट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचते हो कि आप बिना टेबल ऑफ एडजस्टमेंट के कर लोगे तो दैट, ठीक है। टेबल ऑफ शेयर एडजस्टमेंट जो होगा उसका मेन पर्पस है कि कितने शेयर आए और उतने शेयरों का क्या क्या हुआ। देखो ये हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करा। आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है उसका मतलब है कितने शेयर आए, हाउ मच इज रिसीव्ड। तो यहाँ पे आप रिसीव्ड का टोटल लिखोगे। एंड जो ये सेकंड वाला केस है इसका मतलब है हाउ मच इज गिवन टू विच कैटेगरी, हमने किसको कितने दिए। तो आप जब भी ये टेबल बनाओगे आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना पड़ेगा। एक्स इशूड, एक्स इशू एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स। ये आप ऊपर जो हमने फॉर्मेट लिखा है बेटा, फॉर्मेट जैसे मैंने बोला है एग्जैक्ट वैसे ही बनेगा। आप अपना दिमाग मत लगाना फॉर्मेट के लिए, आप अपने तरीके से मत बनाना, ठीक है। तो 10,000 शेयर्स एट 10 ईच इशूड बाय द कंपनी, शेयर्स रिसीव फॉर 14,000 शेयर्स, 14,000 के रिसीव हुए, एक्स्ट्रा कितने थे 4,000। अब हमको ये समझना है जी 4,000 शेयर्स का क्या हुआ। एप्लीकेशन मनी 341, ये 34, सॉरी 3 की हमने यहाँ पे ये बना दिया। अब वो बोलते हैं 10,000 शेयर्स वो अलॉटेड इन फुल, मतलब 10,000 शेयर्स को पूरे पूरे शेयर्स दे दिए गए। तो 10,000 को पूरे पूरे 10,000 दे दिए गए एंड रिजेक्टेड द रेस्ट। तो रेस्ट बचे कितने थे 4,000।
तो 4000 को कितना दे दिया गया? 0। टोटल कितने हैं? 14,000। 14,000 को कितने दिए गए? 10,000। तो आपके जो जो ये वाला कैटेगरी है ये है रिसीव्ड। हाउ मच इज रिसीव्ड? ये वाला है कि अलॉटेड, कहाँ किसको क्या दिया क्या नहीं दिया। एक्स्ट्रा कितने हैं? 4,000। 4,000 जो एक्स्ट्रा है वो मैं कह दूंगा जी ठीक है वापस देते हैं आपको। ये टेबल क्लियर हुआ कुछ? रिसीव्ड हमारे जो हैं वो 14,000 थे, तो हमको रिसीव्ड की साइड में 14,000 का टोटल टैली करना है। दूसरी साइड में हमने इशू करे थे 10,000, तो हमको यहाँ पे इशू का टोटल टैली करना है। एक्स्ट्रा जो आए वो एक्स्ट्रा हमने रिजेक्ट कर दिए और वो एक्स्ट्रा बैंक में चले गए। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस? ओके। अब गाइस फर्स्ट एंट्री का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एंट्री का मतलब क्या होता है? पैसे आए। इस क्वेश्चन में कितने शेयर्स पे पैसे आए? 10,000 पे या 14,000 पे? 14,000 पे है, तो एंट्री वही हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट इज 14,000 इंटू 3, 14,000 पे 3 रुपए आए। क्लियर? ओके। जो मेजर चेंज आता है ना इसका वो आता है एंट्री नंबर 2 में। एंट्री नंबर 2 में जो मेजर चेंज आता है वो क्या आता है? एंट्री नंबर 2 में जो मेजर चेंज आता है वो क्या आता है? हाँ सॉरी, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन होगा। शेयर एप्लीकेशन होगा यहाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है। सेकेंड एंट्री का मतलब क्या होता है? सेकेंड एंट्री का मतलब होता है गाइस एक्सेप्ट करना, कि हमने एक्सेप्ट कितने शेयर्स करे। अब यहाँ पे एक्सेप्ट कितने करे जा रहे हैं? 10,000। और रिजेक्ट कितने करे जा रहे हैं? 4,000। ठीक है। जो सेकेंड एंट्री होती है, ये सेकेंड एंट्री में आपकी एक एंट्री में लिख रहा हूं कि ये सेकेंड एंट्री इस तरीके से होती है। फुल फ्लेज अगर हम बात करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू अलॉटमेंट। ये मैक्सिमम एंट्री होती है। ठीक है, 4 एंट्रीज यहाँ पे मैक्सिमम आएंगी। शेयर एप्लीकेशन में अमाउंट आता है जितना पैसा हमको रिसीव हुआ, जो हमने फर्स्ट एंट्री में भी लिखा। कैपिटल में आता है जितना हमने एक्सेप्ट करे शेयर्स, क्योंकि कैपिटल में तो उतने ही जाएंगे जितने एक्सेप्ट करें। बैंक में आते हैं जितने हमने रिजेक्ट करके बोला जी घर ले जाओ। और अलॉटमेंट में आते हैं, हमने बोला भाई रिजेक्ट तो हो गए, बट मैं आपको रिफंड करने की जगह आपको बोलता हूं जो आपने 2 रुपए दिए ना, इसको अगली बार में एडजस्ट कर लेंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी तो मांगूंगा, उस सेकेंड इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। रिजेक्ट तो हुए, बट आपके जो एक्स्ट्रा पैसे मेरे पास आए हुए हैं, एंट्री लिखिए अक्षित, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू अलॉटमेंट। मैं फिर से समझाता हूँ एक बार को। देखो, हमारे पास 14,000 शेयर्स आए थे। अब 14,000 पे हमारे पास कितने रुपए आए? 3 रुपए आए। तो टोटल पैसे कितने आ गए? 52,000 रुपीज। अब 52,000 रुपीज में से मैं, ये देखो 52,000 रुपीज मेरे पास आ गए। यहां तक क्लियर है गाइस? मेरे को यस नो जल्दी बताते रहना। अब 52,000 रुपीज जो मेरे पास आए, इसको मैं 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकता हूं। पहला, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कितने शेयर्स पे करूंगा? कितने शेयर्स पे एक्सेप्ट करूंगा? 10,000 पे। कितने रुपए एक्सेप्ट कर सकता हूं?
₹3 के हिसाब से 30,000। तो इसमें से 52,000 में से मैं एक्सेप्ट कितने कर सकता हूं? 30,000। ठीक है, रिमेनिंग कितने बच गए? रिमेनिंग बच गया 12,000। 4,000 इंटू 3 12,000। अब 12,000 जो बच गए, हम इनसे बोलते हैं सर दो ऑप्शन है, या तो घर ले लो। तो घर ले लो तो हम कहते हैं ठीक है, बैंक में डाल देते हैं आपका जी, बैंक से घर ले जाना। या हम कहते हैं जी सर आपको अगले महीने फिर से दोबारा से इंस्टॉलमेंट तो भेजनी है, तो आपके 22,000 मैं घर ना भेज के आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लूंगा। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? आपको पैसे भेजने तो हैं ही, अभी भेज दो, या एक महीने बाद में एडजस्ट मार लूंगा। हाँ, मैंने कब कहा शेयर इशू करे, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ आपका एडवांस पैसा मैं अपने पास रख लेता हूँ। जो जो शेयर, ये 10,000 शेयर थे, इस पे तो ₹3 दिए ना आपने, अभी तो ₹7 और लेने बाकी हैं। जिसके रिजेक्ट कर दिए और घर भेज दिए उसके नहीं, अगर प्रो राटा पे है तो। अगर जिसके फुल्ली रिजेक्ट कर दिए और घर भेज दिया उसके लिए नहीं होगा। बट अगर मान लो किसी ने 10 मांगे थे और 10 में से मैंने उसको 7 दिए हैं, और ₹3 जो उसके बचे हैं वो तो ₹7 की एंट्री में एडजस्ट हो सकते हैं ना। हाँ, लाइबिलिटी बन गई कंपनी के लिए, कंपनी एडवांस ले रही है। आपने आपने जो है बेनिफिट ये हुआ कि मैं आपको दूंगा वापस लूंगा, वो आपका हेडक और मेरी हेडक बच गई। एक चीज आप समझो कि अगर आपने 10 मांगे थे और कंपनी ने 10 के 10 मना कर दिए, तो उनको वापस ही करना पड़ेगा। बट अगर आपने 10 मांगे थे और कंपनी ने 7 ही दिए, कंपनी ने कहा जी मेरे पास इतने शेयर नहीं है, मैं प्रोराटा बेसिस पे दूंगा और 7 ही दे पाऊंगा, तो अगर 10 में से उसने 7 दिए हैं तो उस केस के अंदर तो आप ये मान के चलो ना कि 10 में से सिर्फ 7 गए, और 7 जो गए उसमें ₹3 का, 3 शेयर्स का जो एडवांस अमाउंट बच गया, वो मैं कहता हूँ जी जब आपसे 7 की सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगूंगा उसमें एडजस्ट मार लूंगा। जो आपने मुझे ₹3 एक्स्ट्रा दे रखे हैं, 3 शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसे दे रखे हैं, वो जब आप मैं से आपसे 7 शेयर्स की सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगूंगा तो उसमें एडजस्ट कर दूंगा। क्लियर हुआ ये? 14,000 इंटू 3, हाँ 42,000 होता है। ठीक। प्रोराटा की रेशो गिवन है क्वेश्चन में, उसमें दिया हुआ है कि 10,000 वालों को 10,000 दे दिया, बाकी 4,000 को मना कर दिया। ऐसा करते हैं गाइस, ऐसा करते हैं, देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना अलॉटमेंट नहीं है, इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन में अलॉटमेंट आएगा वहां पे मैं अलॉटमेंट कराऊंगा। ठीक है, इसके अंदर ये मान लो रिजेक्ट वाले बैंक में चले जाते हैं। ठीक है, अभी आप प्रोराटा में इस वाले क्वेश्चन में नहीं है ना, तो आपको इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, बट एक ध्यान रखना कि हम उसको ये भी बोल सकते हैं जी आपका पैसा सेकंड इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर दूंगा, बस ये ध्यान रखना। नहीं, इस क्वेश्चन में प्रोराटा नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल हम 10,000 एक्सेप्ट कर रहे हैं और 4,000 मना कर रहे हैं। मैं आपको समझा रहा था कि अलॉटमेंट के केस में हम उसको वापस भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम 3 केसेस आएंगे मैक्सिमम, सेकंड एंट्री में मैक्सिमम 3 केसेस आ सकते हैं, इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अलॉटमेंट आ जाएगा। ठीक है गाइस, सबको क्लियर है ना? ओके, सो शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, इतना नॉर्मल है। तो देखो शेयर एप्लीकेशन डेबिट 14,000 इंटू 3, कैपिटल में एक्सेप्ट करे 10,000 इंटू 3, एंड बैंक में चले गए 4,000 इंटू 3। नीचे आप अगर पढ़ोगे ना तो शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन एक्सेप्टेड बाय द कंपनी कांट बी मोर देन इशूड बाय द कंपनी, तो जो एक्सेप्ट कर रही है वो जितनी इशू करें उससे तो ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो हमेशा 10,000 ही आएगा। एंड बैंक में आ जाएगा कंपनी डिसाइडेड टू रिफंड द मनी टू एप्लीकेंट्स ईदर फुल और प्रोराटा रिफंड।
अगर मान लो होता तो प्रोराटा, इस केस में फुल रिफंड है तो 4000 इंटू 3, बैंक में वो पैसा आता है जो कस्टमर को उसके घर पे वापस किया जा रहा है। ठीक है, अब 14,000 में से 4,000 मैंने वापस कर दिया, मेरे पास कितने शेयर्स बचे कंपनी के पास? 14,000 में से मैंने 4,000 वापस कर दिए, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मांगे भी कितने जाएंगे? 14,000 पे मांगे जाएंगे 10,000 पे, नॉर्मल 10,000 की एंट्री मिलेंगे कितने? नॉर्मल 10,000 की एंट्री। फर्स्ट कॉल पे कितने मांगे जाएंगे? 10,000 इंटू 3, और मिलेंगे भी कितने? 10,000 इंटू 3। मतलब जो ये प्रोराटा का ट्रीटमेंट है ना, ये प्रोराटा का ट्रीटमेंट सिर्फ सेकंड एंट्री में होता है और किसी एंट्री में नहीं होता। तो सेकंड एंट्री जो होगी वो सेकंड एंट्री में प्रोराटा का ट्रीटमेंट आ गया, बाकी पूरा क्वेश्चन जो है वो सेम रहेगा। जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आए थे, जो एक्स्ट्रा शेयर्स मांगे थे, वो सेकंड में हमने बता दिया जी, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। क्लियर? ठीक है, अब मैं आपको वीडियो वापस चालू करता हूँ। ठीक है, वीडियो के अंदर यहाँ से हमारे टॉपिक आगे चालू हुआ। गारंटी वहां से मिल श्रेय, श्रेय 10-15 मिनट 20 मिनट रुको। मैं आज की क्लास में आपको प्रोराटा ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। 10-15-20 मिनट रुको, ये पूरी क्लास आज की प्रोराटा पे ही है। हो गया, किस किस का हो गया? ओके, अब देखो ओके, तो गाइस जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, उस क्वेश्चन का मतलब ये है फॉर्मेट। अब हम हर क्वेश्चन में ना सिर्फ फॉर्मेट बनाऊंगा। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मेट से करने हैं। क्वेश्चन का मतलब है कि हमको रिसीव कितने हुए, वो हमने इशू कितने किए थे शेयर्स। आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो, हमने शेयर्स इशू कितने किए थे? 6,000। हमको रिसीव कितने हुए? 8,000। ठीक है, हमने 217 की रेशियो में 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मांगे थे। हमने 217 की रेशियो में 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मांगे थे। एक्सेस शेयर्स कितने मिले, ओवर सब्सक्राइब शेयर कितने मिले? 2,000। हमने कितनी कैटेगरीज में इन शेयर्स को डिवाइड करा? 3 में नहीं, 2 कैटेगरीज में, तान्या एंड अनिता, 2 ही तो कैटेगरीज है। आप आगे देखोगे तो 2 ही तो कैटेगरीज हैं, एक 2,000 टू 1,000 एंड 6,000 टू 5,000। कैटेगरीज का मतलब कि हमने इनको जब डिवाइड करा तो इनको कितना कितना डिवाइड करा। ओके, अब देखो, ये श्रेय एंड अभिनव, आपको डाउट था ना, इसको हम बोलते हैं, जो हमने सामने किया हुआ है, प्रोराटा।
कि मैंने कहा जी या तो 6,000 थे शेयर्स, या तो मैं 6,000 को 6,000 देता और 2,000 को मना कर देता, वो तो होता नॉर्मल फुल अलॉटमेंट। यहां मैंने क्या बोला, मैंने कहा जी 2,000 शेयर्स हैं, इनको तो 1,000 दे दो, और 6,000 शेयर्स हैं, इनको 5,000 दे दो। श्रेय एंड अभिनव, ये समझ में आया कि प्रोराटा का मतलब क्या होता है? जब हम सबको एक्सेप्ट करके कुछ को मना नहीं करते, जब हम जिसने कुछ कुछ भी रेशो और कुछ भी कैटेगरी हो सकती है और कितनी भी कैटेगरी हो सकती है, कि हमने 2,000 वाले को 1,000 दिए और 6,000 वाले को 5,000 दिए। ठीक है, अब गाइस एक चीज समझो कि फर्स्ट केस लेते हैं, 2,000 और 1,000 वाला केस लेते हैं। जब 2,000 लोग शेयर होल्डर्स ने पैसे शेयर्स मांगे थे, तो उन्होंने कितने रुपए भेजे होंगे? अभी ना ये ना ऐसे डिसाइड करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं जी हाउस होल्ड्स ने जितने भेजे उनको इस रेशो में दे दो, इंडस्ट्रियलिस्ट ने जितने भेजे उनको इस रेशो में दे दो, कंपनी ने बैंक ने जितने भेजे उनको इस रेशो में दे दो, ठीक, एम्प्लॉयज ने जितने भेजे उनको इस रेशो में दे दो। तो उनको ना हम किस टाइप का पर्सन हमसे मांग रहा है, किस टाइप के पर्सन ने इन्वेस्ट करा है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो गाइज हाउस होल्ड मतलब कि एक नॉर्मल कंज्यूमर, एक नॉर्मल कंज्यूमर मांग रहा है तो उसको इस रेशो में दे दो। ओके गाइज, जो फर्स्ट है श्रेय, श्रेया ने 2,000 शेयर्स पे कितने पैसे मांगे होंगे, तो उसने कितने पैसे दिए होंगे? 2,000 शेयर्स पे उसने पैसे मांगे थे और उसने शेयर्स मांगे थे, तो उसने कितने रुपए दिए होंगे? 2,000 शेयर्स पे, एक मिनट होल्ड कर। ओके, तो गाइज हमारा 2,000, सॉरी, हमारा 2,000 शेयर होल्डर्स ने 2 रुपए के हिसाब से दिए थे, तो टोटल कितने रुपए हमारे पास आए? 4,000 रुपीज आ गए हमारे पास। ठीक है, हमने एक्सेप्ट कितने करे? हमने 1,000 शेयर्स पे 2 रुपीज एक्सेप्ट कर लिए, तो हमने आयुष कभी भी ना 2,000 डायरेक्टली मत लिखना, हमेशा 1,000 इंटू 2 करके लिखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रुपीज हैं या शेयर्स हैं, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होगी। हमने 1,000 इंटू 2, 2,000 रुपए उनके एक्सेप्ट कर लिए। कितना पैसा है जो उनका एडवांस पड़ा है कंपनी के पास? कितना पैसा है जो उनका एडवांस पड़ा है कंपनी के पास? 1,000 इंटू 2, 2,000, 2,000 रुपीज उनका ऐसा है जो कंपनी के पास एडवांस पड़ा है। अब कंपनी उनको दो ऑप्शन दे सकती है। कंपनी उनको बोल सकती है, पहला ऑप्शन कि सर जी ये वापस ले लो। अगर वापस ले लो तो कौन सी एंट्री आ जाएगी, कौन से अकाउंट में वापस करेंगे? बैंक। तो फर्स्ट केस तो है कंपनी बोलती है जी वापस ले लो। सेकंड केस बोलती है, कहती है सर आपको जो 1,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, जो आपको 1,000 शेयर दे दिए गए हैं, उस पे आप 15-20 दिन बाद, महीने बाद फिर से सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करोगे? करोगे नहीं करोगे? जो आपको मिल गए हैं, जो मिल गए हैं उनके ऊपर भी तो आप पे करो। जब आप उनके ऊपर पे करोगे, तो इन दैट केस जो आपका ये फंड है ना, मैं वहां पे एडजस्ट मार दूंगा। हाँ, अभी के लिए दो पार्टीज हैं, टू बी ऑन द सिंपलर साइड, अभी के लिए हमने दो पार्टीज मारी हुई हैं, ए एंड बी। ठीक है, सो इन दैट केस क्या हम ये बोल सकते हैं कि हम आपका पैसा 15-20 दिन बाद वाली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे और उस टाइम पे मत देना, है ना? उस केस में अलॉटमेंट आ जाता है कि आपका पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, सेकंड इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो गया। तो आपका जो ये सेकंड एंट्री होती है, इसमें तीन चीजें जो मैं आपको बता रहा था, वो मैक्सिमम तीन चीजें आएंगी। पहला जो एक्सेप्ट हो गया, दूसरा जितना आपको वापस भेज दिया घर रिजेक्ट हो गया,
एंड तीसरा जो आपको प्रो राटा पे दिया था उसमें आपका एक्सेस जो पैसा बचा हुआ था वो आपका अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। ये समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब ये क्वेश्चन सुनो जो हम करवा रहे हैं, इसके अंदर एक बार देखो। सो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो श्रेया ने मांगे थे एंड सेकंड कैटेगरी जो है वो दीक्षा ने मांगे थे। और श्रेया ने कितने शेयर्स मांगे? पहले दीक्षा पे आते हैं। दीक्षा ने कितने शेयर्स मांगे? 6,000। दीक्षा ने 6,000 के लिए कितने पैसे दिए होंगे? 5 रुपए नहीं, 2 रुपए दिए थे ना। एप्लीकेशन पे तो इसने मांगे थे तो 2 रुपए दिए होंगे, तो उसने 6,000 पे 2 रुपए कंपनी को भेजे, तो इन दैट केस कितने रुपए हो गए टोटल? 12,000 रुपए भेजे। कंपनी ने एक्सेप्ट कितने करे? 5,000 शेयर्स पे 2 रुपए एक्सेप्ट करे, तो कंपनी ने कितने पैसे एक्सेप्ट करे? 10,000 रुपए एक्सेप्ट करे। कंपनी ने कितने पैसे बढ़े? अब लास्ट में चारों इधर सुन लो एक बार। कंपनी ने कितने पैसे अपने पास रखे हुए हैं रिक्शा के? 2,000, जो वो कहां पे एडजस्ट करेगी भाई? यार एक बार ध्यान से क्वेश्चन सुनो आप पहले, कि दीक्षा के कितने पैसे कंपनी के पास आए थे और कंपनी ने एक्सेप्ट कितने करे, तो कितने एक्स्ट्रा हो गए दीक्षा के पैसे? 2,000 रुपए दीक्षा के एक्स्ट्रा हो गए, जो कि आपका अलॉटमेंट पे एडजस्ट होने। कंपनी को दीक्षा से अलॉटमेंट पे पैसे चाहिए कितने? क्वेश्चन ध्यान से समझो। कंपनी को दीक्षा से अलॉटमेंट पे कितने पैसे चाहिए? वो कहेंगे सर मैंने आपको 5,000, मैंने आपको 5,000 शेयर दिए हैं और 5,000 पे अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगूंगी? 1 रुपए मांगूंगी, 2 रुपए मांगूंगी? 2 क्यों मांगूंगी भाई? अलॉटमेंट पे तो 1 रुपए मांगेगी कंपनी। एप्लीकेशन पे 2 रुपए उससे लिए, बट अलॉटमेंट के टाइम पे तो 1 रुपए ही मांगूंगी। 1 महीने बाद कंपनी 1 महीने बाद कितने पैसे मांगेगी? 5,000 रुपए मांगेगी। दीक्षा के कितने एडिशनल आए हुए हैं? दीक्षा के 2,000 आए। मैं इसको लिख के आपको, दीक्षा के कितने पैसे आए थे? 6,000 इंटू 2, 12,000। कंपनी ने कितने एक्सेप्ट करे? 5,000 इंटू 10,000। एक्स्ट्रा कितने आए हुए हैं दीक्षा के? 2,000। कंपनी दीक्षा से सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी अलॉटमेंट के टाइम पे कितने पैसे मांगेगी? 5,000 पे कितने रुपए मांगेगी? 1 रुपीज, दैट इज 5,000। एडवांस में कितना आया हुआ है? 2,000। दीक्षा कितना और पे कर देगी? दीक्षा हैप्पी है, कंपनी भी हैप्पी। फाइन, ओके। अब आते हैं श्रेया की बारे में। श्रेया ने कंपनी से कितने शेयर्स मांगे थे? 2,000। और श्रेया ने कितने पैसे पे करे थे? इंटू 2, दैट इज 4,000। कंपनी ने एक्सेप्ट कितने करे? इंटू 2, दैट इज, श्रेया के भी कितने एक्सेस आ गए? यहां तक ठीक है? समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब इसमें मुझे ये बताओ, फर्स्ट एंट्री जो होगी वो फर्स्ट एंट्री आपकी ये हो जाएगी। अगर मैं इसी क्वेश्चन की करता हूं तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 8,000 इंटू 2। अगर मैं फर्स्ट एंट्री करता हूं तो बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन 8,000 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, सेकेंड एंट्री अगर मैं करता हूं तो एप्लीकेशन डेबिट टू
कैपिटल टू अलॉटमेंट, कैपिटल टू अलॉटमेंट, बैंक आएगा इस केस में? नहीं, क्यों? क्योंकि 8000 इंटू 2 में से मैंने एक्सेप्ट कितने करे? 6000 इंटू 2, और मैंने इसमें से आगे कितने ट्रांसफर कर दिए? 2000 इंटू 2। तो जो सेकेंड एंट्री होगी वो आपकी होगी एप्लीकेशन डेबिट 8000 इंटू 2, कैपिटल टू कैपिटल 6000 इंटू 2, टू अलॉटमेंट 2000 इंटू 2। ओके, थर्ड एंट्री हमारी जो होती है वो थर्ड एंट्री हमारी होगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। मांगूंगा कितने पैसे मैं इनसे? 217। मांगूंगा कितने पैसे? 8000 रुपये मांगूंगा, 6000 रुपये मांगूंगा? तान्या 8000 पे थोड़ी मांगेंगे, 6000 पे मांगेंगे ना। 6000 पे कितने रुपए मांगूंगा? 1 रुपीज। ठीक है, और ये लोग जब मुझे देंगे तो कितने रुपए दे देंगे? 6000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4000। ताने 8000 में से 2000 तो मैंने कहा मैं एडजस्ट मार दूंगा। जो एंट्री होती है वो एंट्री में मैं उनसे मांग जब 6000 रहा हूं तो देंगे भी कितने? देंगे भी तो 6000 ही ना। ईशान, अलॉटमेंट पे मुझे सेकंड एंट्री में कितने एक्स्ट्रा पैसे मिल गए थे? ईशान, मेरे को कितने एक्स्ट्रा पैसे मिल गए थे सेकंड एंट्री में? 4000। वो किस लिए मिले थे? वो इसलिए तो मिले थे कि भाई जब आप सेकंड नेक्स्ट एंट्री मांगोगे उस टाइम पे मैं वहां से कम दूंगा। तो इस वजह से हाँ, एडवांस वाला केस ही हो गया ना ये, कि आपने एडवांस, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने 4000 रुपये एडवांस दे दिए, अगली इंस्टॉलमेंट में से काट लेना। मैंने रिफंड नहीं करे। मैं रिफंड कर देता तो आपके बैंक में वापस जाता, आप मुझे यहाँ से वापस पैसे भेजते। बट अभी मैंने इसको रिफंड नहीं करा तो आपके वो पैसे यहाँ से माइनस हो गए। क्लियर हुआ बच्चों ये? नेक्स्ट, शेयर कॉल टू कैपिटल, इसमें कितना आएगा? कितने पैसे मांगूंगा मैं उनसे? 8000 रुपये मांगूंगा, 6000 रुपये मांगूंगा? 6000 इंटू 7, और रिसीव कितने होंगे? 6000 इंटू 7। की लास्ट एंट्री बिल्कुल सेम आएगी। तो जो ये वाली एंट्री होती है, अगर मैं इसको बैंक में रिफंड कर देता तो इसका यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आता फोर्थ एंट्री में। बट मैंने इसको बैंक से रिफंड नहीं करा, मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, तो फोर्थ एंट्री में से ये माइनस हो गया। अदरवाइज बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, बाकी क्वेश्चन में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। ईशान, अभी तो बताया जो पैसा मैंने सेकेंड एंट्री में लिया है वो सेकेंड एंट्री वाला पैसा क्यों लिया था कि सर बाद में माइनस कर दूंगा। तो जब माइनस करने के लिए लिया था तो पैसा माइनस करूंगा ना मैं फोर्थ एंट्री से। फोर्थ एंट्री का मतलब होता है कितना पैसा अलॉटमेंट पे आया। 6000 आना था। हाँ, अगर इतना पैसा एक्स्ट्रा एडजस्ट हो जाता तो मैं उसको क्या करता, मैं कॉल पे एडजस्ट मार देता। श्रेय, अगर कोई पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है तो वो एक्स्ट्रा पैसा मैंने अलॉटमेंट के नाम पे डाल दिया, और वो अलॉटमेंट वाला पैसा जो है वो मैंने उठा के जो अलॉटमेंट में बैंक की एंट्री होती है उसमें से माइनस कर दिया कि भाई ये वाला पैसा मुझे वहां पे मिल गया था, तो इन दैट केस अब नहीं मिलूंगा। पहले उन्होंने 4000 मुझे एडवांस में दे दिए थे, तो अब जो 4000 उन्होंने मुझे एडवांस में दे दिए थे, अब वाले केस में मेरे को जो एडवांस में मिले हैं वो 6000 मिलने थे टोटल।
6,000 में से 4,000 एडवांस में थे तो मैंने वो माइनस कर दिए फोर्थ एंट्री में से। क्लियर श्रेय? ओके। अभिनव, जो आपका क्वेश्चन था कि अगर मुझे इतने ज्यादा मिल जाते कि यहां से भी एडजस्ट हो रहे होते तो मैं उसको क्या थर्ड इंस्टॉलमेंट में डाल देता? यस, तो मैं उसको थर्ड इंस्टॉलमेंट में डाल देता। गाइस एक बार जो वीडियो है मैंने पॉज करी थी, आप वीडियो देखना। वीडियो में एक्चुअली एक हमने शायद आगे वाला क्वेश्चन कर लिया है, उसके अंदर ये जो 2000 वाली कैटेगरी है, इस 2000 वाली कैटेगरी के बहुत ज्यादा एक्सेस में आए हुए हैं, ठीक है? तो इन दैट केस वो हम थर्ड इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट मार रहे होंगे। तो एक बार आप ये क्वेश्चन देखना, जैसे हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट मारा तो उसका नाम क्या डाल दिया? कॉल अलॉटमेंट। अगर मैं उसके आगे और एडजस्ट मारूंगा तो मैं उसका नाम क्या डाल दूंगा? मैं उसका नाम डाल दूंगा आपका क्या कहते हैं, फर्स्ट कॉल। तो जो पहले एडजस्टमेंट होगी वो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे होगी, उससे भी अगर एक्स्ट्रा कुछ आ गए तो एडजस्टमेंट जो होगी वो थर्ड इंस्टॉलमेंट पे। ठीक है, एक बार आप पूरा सुनो ये वाला। श्रेया से कंपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी अलॉटमेंट के टाइम पे कितने पैसे मांगेगी? 1000 शेयर्स उसको दिए, उस पे कितने रुपए मांगेगी? कितना मांगा? बट श्रेया के कितने एडिशनल आए हैं? तो अगर श्रेया से मैं अलॉटमेंट के टाइम पे मांग ही 1000, बेटा आपको क्लास से बाहर जाना है दोनों को, मजाक चल रहे हैं यहाँ पे। श्रेया के एडिशनल कितने आए हुए हैं? 2000। 2000 एडिशनल आए हुए हैं। मैं श्रेया से मांग कितना रहा हूं? 1000। क्या मैं उसके जो 2000 एडिशनल आए हुए हैं उस 2000 को एडजस्ट कर सकता हूं? यहाँ पे कैसे एडजस्ट करूंगा? अभी कितना एडजस्ट कर सकता हूं? आपका मैं अलॉटमेंट के टाइम पे उसके कितने पैसे एडजस्ट कर सकता हूँ? 1000 ही एडजस्ट कर सकता हूँ ना। क्यों? क्योंकि उसका आपका पैसा ड्यू कितना होता है? 1000। तो मैं उसका एक्सेप्ट भी कितना कर सकता हूँ? 1000। इसका कितना पैसा स्पेयर में बच गया? मैं श्रेया से कॉल के टाइम पे कितने पैसे मांगूंगा? श्रेया से कॉल के टाइम पे कितने पैसे मांगूंगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 7 टोटल इज। श्रेया के कितने एडवांस आए हुए हैं? श्रेया कितने पैसे और देगी? श्रेया मतलब कि श्रेया के यहाँ पे एडवांस आए हुए थे 2000, बट मेरे को श्रेया से लेने थे 1000, तो मैं श्रेया के 1000 से ज्यादा वहां पे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता था। मुझे श्रेया की जो 1000 स्पेयर बचे उसको कॉल पे एडजस्ट करना पड़ा। ठीक है, ये आपका एक ऐसा हिडन केस है जो आपको क्वेश्चन में एनालाइज करना पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन देख के समझ नहीं आएगा, ना ही क्वेश्चन में कहीं पे बोला हुआ होगा। ठीक है, इस केस को हम बोलते हैं कि मनी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ अलॉटमेंट, कि इतना पैसा रिसीव हुआ कि अलॉटमेंट को भी पार करके उसको आगे एडजस्ट करना पड़ा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहली बात तो ये क्या, अच्छा अगर आप ऑल टुगेदर में देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपने ऑल टुगेदर में देखा कि भाई मेरे पास 8000 शेयर थे, 6000 थे, 2000 एडिशनल, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट क्या श्रेया चाहेगी कि उसके 1000 ये एक्स्ट्रा वाले दीक्षा में एडजस्ट हो जाए? बच्चों को समझ में आया ये भी कि अगर हमारा कुछ एक्स्ट्रा होता है जो अलॉटमेंट के बाद भी आता है तो वो आपका कॉल में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट अगर अभी थोड़ा आगे का है, ठीक है, वो वीडियो बीच में कट गई है इस वजह से प्रॉब्लम हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग से करेंगे तो उसमें वो क्लियर अप हो जाएगा आपको। के हिसाब से दिया होगा, बट जब अलॉटमेंट में रिसीव कितना हुआ सबसे पहले? हाँ, दैट्स व्हाई ये एक आपका हिडन केस है
इसको आपको एनालाइज करना ये वाला क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ लो, पूरा सुन लो, उसके बाद फिर आगे देखो। पड़ेगा। ये केस अराइज कब होता है? ये केस अराइज तब होता है जब अप्लाइड शेयर्स और अलॉटेड शेयर्स में 50% या उससे ज्यादा का गैप है। इस केस में नहीं है, बट इस केस में 50% का गैप है। तो इसका मतलब ये है कि जितना पैसा इसका एक्सेप्ट हुआ उतना पैसा ही इसका स्पेयर में बच गया। ठीक है, अगर यहाँ पे 500 शेयर्स होता तो मतलब एक्सेप्ट 500 हुआ, बट 3 टाइम्स मनी उसने एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है, दूसरा चीज, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो मतलब जो उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा वो 2 के हिसाब से दिया होगा, बट जब अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा तो वो 1 रुपए के हिसाब से एडजस्ट होगा, तो मतलब कि वो 2 रुपए के हिसाब से वाला यहाँ पे सारा एडजस्ट हो नहीं पाएगा। करेक्ट? तो जनरली अगर यहाँ पे 50% का प्रोपोर्शन नहीं बन रहा तो ये केस आता ही नहीं। ठीक है, तो जिस भी केस में 50% या अबव का केस बन रहा हो वहां पे आपको ये वाला केस एक बार देखना है कि कहीं पे इतना ज्यादा पैसा तो नहीं आ रहा जो आपका अलॉटमेंट क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब इस केस की अगर मैं एंट्री करूं तो बैंक में रिसीव कितना हुआ सबसे पहले? हाँ, भाई शेयर के पैसे अलग रखने हैं। भाई एक बार बताओ, मेरे पास 20 बच्चों की फीस आई, क्या मैं सबकी फीस को एक साथ क्लब करके कर दूं? हम दिखा जनरलाइज वे में रहे हैं, बट हर बंदे की एंट्री अलग हो रही होगी कंपनी में, तो वो सारे के सारे शेयर्स को मिक्स करके थोड़ी कर सकती हैं। सारे शेयर्स हैं, उन सब शेयर्स के ऊपर स्पेसिफिक बंदों के नाम होंगे, उनके नंबर्स होंगे, उनके आईडीज होंगे, उन सबको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे हम एक साथ कंबाइंड इफेक्ट दिखा रहे हैं। ओके, एप्लीकेशन के टाइम पे कितनी एप्लीकेशंस आई? 8000 इंटू 2 कितनी थी मेरे पास? 8000 इंटू 2। एक्सेप्ट कितनी करी? 6000 इंटू 2। ठीक है, प्रीमियम कुछ है नहीं, बैंक से कुछ रिफंड करा नहीं मैंने सबसे पहले। अच्छा, अब अलॉटमेंट के टाइम पे एक चीज का ध्यान रखो, अलॉटमेंट के टाइम पे मेरे पास वैसे तो बनते हैं, मैं देखूं तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बना? 4000 बना। बट अगर मैं इंडिविजुअल देखूं तो दीक्षा के कितने एडवांस थे और श्रेया के कितने एडवांस थे 2000, बट अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट कर सकता हूँ? 1000। पूरे 2000 तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं कर सकता ना, तो अलॉटमेंट पे सिर्फ कितने एडजस्ट हुए? 1000। तो मैं यहाँ पे अलॉटमेंट पे कितना डाल सकता हूँ? क्या हमने कहा? इतना पैसा एक्सेस पैसा आया है और उसको मैं कहां पे एडजस्ट कर रहा हूं? अलॉटमेंट में। इस एंट्री का क्या मतलब है टू शेयर अलॉटमेंट? कि मैं अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर रहा हूं। ठीक है, पूरा 4000 डाल देगा। अरे रुको तो सही, पूरी थोड़ी कहा कि पूरी एंट्री होगी। मेरा 1000 कहां पे एडजस्ट हुआ? फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हुआ, तो इन दैट केस मैं यहां पे क्या ओपन कर दूंगा? कॉल इन एडवांस डालते तो पूरा का पूरा 4000 कॉल इन एडवांस में डाल देते, बट हाँ ऐसे भी कैसे भी कर सकते हो। अलॉटमेंट में 3000 डाल दिया, कॉल इन एडवांस में 1000 डाल दिया। हाँ, ये समझ में आया? ओके, एक बार फिर से समझ लो आप लोग कि देखो हमारा यहाँ पे सिंपल केस ये है कि अगर मैं जनरलाइज क्वेश्चन को देखूं तो जनरलाइज क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक कैटेगरी है श्रेया की, एक कैटेगरी है दीक्षा की। मैं श्रेया के पैसे दीक्षा में नहीं एडजस्ट कर सकता और दीक्षा के पैसे श्रेया में नहीं एडजस्ट कर सकता। यहाँ पे श्रेया एक ऐसी कैटेगरी में लाई कर रही है जिसके अंदर श्रेया को इतने कम शेयर्स मिले हैं कि उसका जो एक्सेस मनी है वो बहुत ज्यादा हो रहा है।
एज कंपेयर टू जितने उसको शेयर्स मिले हैं। ठीक है, दीक्षा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने 12,000 रुपए दिए, उसको हमने 10,000 के शेयर अलॉट कर दिए, उसके 2,000 रुपए एडवांस में आए हुए, अलॉटमेंट के टाइम पे उससे 5,000 रुपए मांगूंगा, सारे पैसे एडजस्ट हो जाएंगे और 3,000 दीक्षा एक्स्ट्रा दे देगी एंड सेटल। बट जब श्रेया का केस आया तो श्रेया ने टोटल पैसे दिए हुए हैं 4,000, जिसमें से हमने एक्सेप्ट करे 2,000, श्रेया के एक्स्ट्रा कितने बन गए 2,000। जब मैं श्रेया से मांगूंगा अलॉटमेंट के टाइम पे तो मैंने मांगे कितने पैसे 1,000, क्योंकि ड्यू ही 1,000 होते थे। जब 1,000 रुपए ड्यू होते थे तो उस केस में मैं उसके पूरे 2,000 तो एडजस्ट नहीं कर सकता ना, तो मैं एडजस्ट भी कितना कर पाऊंगा 1,000। तो अलॉटमेंट के टाइम पे दीक्षा के कितने एडजस्ट हुए और श्रेया के कितने एडजस्ट हुए, तो अलॉटमेंट पे मैं मैक्सिमम एडजस्ट कितने कर सकता हूँ 3,000। तो टोटल एडजस्टमेंट कितना होगी 3,000। बट 1,000 तो भी ये वाले एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, इनकी दो चीज कर सकता हूँ, या तो बैंक से रिफंड कर दूं उस 1,000 को, क्वेश्चन में बोला होगा एनी मनी इन एक्सेस टू द अलॉटमेंट विल बी एडजस्टेड ऑन कॉल, या दूसरे क्वेश्चन में बोला होगा एनी मनी एक्सेस टू अलॉटमेंट विल बी रिफंडेड। अगर यहाँ पे बोला हुआ है कि एनी मनी एक्सेस टू अलॉटमेंट विल बी रिफंडेड, तो ये जो 1,000 बचे हैं इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ की जगह बैंक में डाल दूंगा। और अगर बोला है कि एनी मनी एक्सेस टू द अलॉटमेंट विल बी एडजस्टेड इन कॉल, तो उस 1,000 को मैं कहाँ डाल दूंगा, कॉल में डाल दूंगा। बट मैं उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं कर सकता, मैं उसको ये कहूंगा कि वो आपका आगे का पैसा है, अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं हो सकता। ये केस आपका नॉर्मली क्वेश्चंस में नहीं आता है, रेयर क्वेश्चंस में आता है, बट अगर किसी क्वेश्चन में आया तो उस क्वेश्चन में आप जज करने के लिए अगर कैटेगरी ऑफ शेयर्स जो हम दे रहे हैं वो 50% से कम हुआ तो ये केस अप्लाई हो सकता है, तब भी गारंटी नहीं है। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये प्रोपोर्शन ऐसे कर देता तो ये केस अप्लाई नहीं होता। क्यों, पैसे कितने आए 4,000, एक्सेप्ट कितने करे 2,000, एक्सेस कितने बचे 2,000, मैं मांगता कितने और पूरा ही एडजस्ट हो जाता तो कोई केस ही नहीं आता। ठीक है, या यहां पे 1 रहता और यहां पे 1,500 हो जाता, तो उस केस में एक्सेस बने 500 पे 2 रुपए 1,000 और वो पूरे के पूरे 1,000 एक्सेप्ट हो जाते। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये सेकंड कॉल बहुत कम हो तो ये केस बन सकता है, सॉरी ये अलॉटमेंट बहुत कम हो तो केस बन सकता है, या यहाँ पे 50% से कम शेयर्स जा रहे हो तो ये वाला केस बन सकता है। ठीक है, उस केस में इस कैटेगरी को कुछ नहीं देखना, हमको सिर्फ इस कैटेगरी के बारे में देखना है कि इस कैटेगरी का जो एक्सेस मनी है क्या वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो पा रहा है या सारा का सारा नहीं हो पा रहा। हाँ, बुक में ना केसेस सारे हैं। गाइस कितने परसेंट समझ में आया है क्वेश्चन? क्या आपका फर्स्ट ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया था? इतना कॉम्प्लिकेटेड था अभी नहीं करना। हाँ, ये वाला जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया था क्योंकि 2 केसेस आ गए थे। इनिशियली हमको एक ही केस लेना था, बट वो वीडियो जो बीच में कट हुई थी उसमें से आपके दो केसेस वाला पहले आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल वाला होगा, तो उसके अंदर हमारे नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएंगे। ये वाला बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ये लास्ट में एक बार समझ लेंगे। ठीक है ताने, लास्ट में एक बार करेंगे, ये वाले क्वेश्चन अभी बीच का नहीं है। ठीक है, अभी इनिशियली स्टार्टिंग का नहीं है, अभी इनिशियली स्टार्टिंग में हम नॉर्मल वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बाकी जितने बच्चे क्लास में हैं किस किस को कितने बचता है? कोई बच्चा है जिसको 0% समझ में आया? फिफ्टी परसेंट से ऊपर तो समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन, बाकी का बाद में समझ में आ जाएगा। 50% से ऊपर समझ में आ गया ना ये, वो वीडियो कट की वजह से बीच में थोड़ा सा आ गया। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो धीरे धीरे करके हो जाएगा क्लियर हमारा। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। बट जो जैसे क्वेश्चन इजी है, मैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस दूंगा ना, केसेस मतलब बहुत सारे चीजों को मर्ज कर दूंगा,
वो वाले क्वेश्चन इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बुक में नहीं होंगे, बट केसेस सारे बुक्स में। केसेस कोई भी ऐसा मैं नहीं करा रहा जो बुक में नहीं मिलेगा आपको, बट मैं एक क्वेश्चन में कॉलिन एरियर्स भी डाल रहा हूँ, कॉलिन एडवांस भी डाल रहा हूँ, प्रीमियम भी डाल रहा हूँ। इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन होगा वो बुक में नहीं मिलेगा, बट ये अदरवाइज सब केसेस बुक के ही। बुक सबके पास है? ओके गाइस, एक बार ये ना क्वेश्चन मैं आपको पहले पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर आप समझना। आपके बुक्स में भी इलस्ट्रेशन नंबर 16 मिल जाएगा ये आपको। Preeti Limited was registered with a capital of 10 lakh divided into 1 lakh shares of 10 each। ठीक है, 1 लाख शेयर्स हैं 10 रुपए के हिसाब से। उन्होंने सिर्फ 1 लाख में से 60,000 पब्लिक को इशू करे। ठीक है, पब्लिक को 60,000 इशू हुए, तीन तीन एंड बैलेंस वन रिक्वायर्ड। बैलेंस वन रिक्वायर्ड का मतलब मांगा ही नहीं गया। बैलेंस वन रिक्वायर्ड का मतलब जब जरूरत होगी तब फ्यूचर में सोचेंगे कि मांग लेंगे, बट अमाउंट तो लिखना ही होगा। तो 3 3 और 10 पूरा करने के लिए 4, तो 3 3 एंड 4 ये हमारे मांगे गए। एप्लीकेशन फॉर 92,000 शेयर वर रिसीव्ड। एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुई है? 92,000 के लिए रिसीव हुई है। ठीक है, अब हमने मांगी कितनी थी गाइस? हमने शेयर्स कितने इशू किए थे? बाकी बच्चे, हमने शेयर्स कितने इशू किए थे? समक्ष, प्रिशा, मयंक, हमने शेयर्स इशू किए थे 60,000। ठीक है, एंड हमने, हमारे पास एप्लीकेशंस कितनी रिसीव्ड हो गई? 92,000। हमारे पास 32,000 रिसीव हो गई एक्स्ट्रा। अब 32,000 जो एक्स्ट्रा रिसीव हो गई ना, उसको हम दो ही काम कर सकते हैं। उनमें से कुछों को या तो कंप्लीट रिजेक्ट कर दिया या प्रोराटा पे दे दिया। दो के अलावा कोई काम नहीं हो सकता। हमारी कितनी कैटेगरीज नीचे बनी हुई है? नीचे कितनी कैटेगरीज बनी हुई है जितनी कैटेगरीज में डालना है? 3 कैटेगरीज देखो क्वेश्चन में नीचे जो बना हुआ है उसमें बनी हुई है। उसने 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड करा। पहले वाले को बोला जी 40,000 को पूरा का पूरा 40,000 दिया, 40,000 को पूरा का पूरा 40,000 दिया। रिमेनिंग जो है वो कितनी बच गई? हमने 92,000 मांगी थी, 40,000 दे दी, तो रिमेनिंग कितनी बच गई? 52,000। ठीक है, नेक्स्ट वो बोलता है जी 50,000 को 40% दे दिया। अब 50,000 को अगर 40% दे दिया तो 50,000 का 40% इज 20,000। ठीक है, तो 50,000 को 40% दे दिया तो मतलब 50,000 को 20,000 दे दिया। अब जो 30,000 इसमें से बची उसका हम पढ़ेंगे क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि वो बोलता है जी 2,000 को मना ही कर दिया। ये जो 2,000 को मना कर दिया ना, इनको हम बोलेंगे जी बैंक में डाल देते हैं। इनको हम मना कर देते हैं, बैंक में डाल देते हैं, रिफंड मार देते हैं। श्रेय,
40,000 को 40,000 दे दिया, 50,000 को 40% दे दिया, मतलब कि आपका आपका 50,000 को हमने 40% दे दिया, मतलब 20,000 दे दिया, और 2,000 को रिजेक्ट कर दिया, मतलब मना कर दिया। यही 3 केसेस हैं हमारे। ठीक है, ओके, मैं एक बार चला रहा हूँ वीडियो। अभी ये क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। हेलो, अब अगर हम जैसे करेंगे 3,000 ठीक करेंगे और 60,000 माने 90 और 2,000 इंटू 3 84 आ जाएगा। ओके, एक चीज देखो बच्चों, एक मिनट, इस क्वेश्चन के अंदर 50% से ज्यादा वाला केस आ गया। नॉर्मल केस के अंदर मैं उसको अलॉटमेंट में शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में भी वही वाला केस है कि 50% से ज्यादा आ गया, तो हमको जो पैसा अलॉटमेंट से ज्यादा एक्सेस आया वो कहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा? गाइस ये वाले क्वेश्चंस ना आपके जो हैं टेबल के अंदर हमने बोल दिया कि हम 10,000 को तो 8,000 देंगे, 2,000 को पूरे 2,000 दे देंगे, एंड 1,000 को हम 0 देंगे। 3 केसेस बन गए। हमने बता दिया जी 13,000 जो रिसीव हुए थे उनको 10,000 में किस तरीके से बांटेंगे। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? 13,000 रुपीज शेयर्स रिसीव्ड हुए थे, हमने 10,000 आपके जो शेयर्स थे वो बनाए थे, 3,000 एक्स्ट्रा थे, 10,000 को 8,000 दे दिए, 2,000 को फुल 2,000 दे दिए, 1,000 को 0 दे दिया। इसका जो टोटल है वो हमेशा 13,000 10,000 आना चाहिए। अगर ये गलत आ रहा है तो इसका मतलब आपने ये जो ना ये 13 और 10 का रेशियो हमेशा यही होना चाहिए। गलत आ रहा है तो आपने टेबल गलत बनाया। जो ये 1,000 है ये गाइस ये कहाँ पे जाएंगे? जो 1,000 को 0 दे दिए ये कहाँ जाएंगे? ये तो अलॉटमेंट में जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि इन लोगों को तो कुछ दिया नहीं है। सेकंड कैटेगरी के साथ में कुछ होगा नहीं। जो फर्स्ट कैटेगरी है ये कहाँ जाएंगे? 10,000 को 2,000 दे दिए, ओ 10,000 को 8,000 दे दिए, ये अलॉटमेंट में भी जा सकते हैं और बैंक में भी जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा उस हिसाब से हम भेजेंगे। जरूरी नहीं है कि ये आपका अलॉटमेंट में ही जाए, क्वेश्चन में गिवन होगा। अभी के लिए हम मान लेते हैं ये अलॉटमेंट में जा रहे हैं, ठीक है। तो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द एक्स्ट्रा मनी टू बी एडजस्टेड इज टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। कुछ नहीं होगा तो अलॉटमेंट ले लेते हैं। बैंक के लिए स्पेसिफिकली गिवन होना चाहिए कि भाई बैंक में आपका रिफंड हुआ, वरना हम अलॉटमेंट ले लेते हैं। ओके, नाउ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ गाइस आपको? अगर हम 1,500 दे दें और 2,000 वाले को 1,500, क्वेश्चन में गिवन होगा अक्षित,
हम अपने तरीके से नहीं लिख सकते, हमें अपने तरीके से कुछ भी नहीं डाल सकते। क्वेश्चन में गिवन होगा कि किसको क्या दे रहे हैं, किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि भाई क्या कहते हैं कि मेंशन नहीं होगा और आपको अपने आप लेना है, उन्होंने मेंशन कर रखा है। और ऐसा भी हो सकता है कि 2000 को 1500 दे दो, 1000 को 500 दे दो। यस, ऑल थ्री कैटेगरीज रेशो में आ जाएंगी, कोई इशू नहीं है। आ रहे हैं शेयर बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो गाइस फर्स्ट एंट्री इसमें हमारी क्या होगी? फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक टू एप्लीकेशन। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट फर्स्ट एंट्री है बैंक टू एप्लीकेशन 13,000 इंटू 2, 2 रुपए आ रहे। ओके, सेकेंड एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन डेबिट टू कैपिटल टू अलॉटमेंट टू बैंक। तीनों आएंगे। तीनों क्यों आएंगे? वो डिस्ट्रीब्यूशन था गाइस आपका 2431, 2431 टोटल ऑफ 10। इसमें हाँ, अगर बहुत ज्यादा एक्सेस हो तो आपका कॉल भी आ सकता है। ओके, तो एप्लीकेशन पे कितने आएंगे? 13,000 इंटू 2। ओके, सेकंड वाले पे आपका क्या आएगा? सेकंड वाले पे आपका आएगा एक्सेप्ट जितने हुए 10,000 इंटू 2। अलॉटमेंट पे कितना आएगा? 2000 मल्टीप्लाई बाय 2। और हमने बैंक में रिफंड कितना कर दिया? 1000 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो जितना हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया वो अलॉटमेंट पे आ जाता है, जितना हम मना कर चुके वो बैंक में आ जाता है। इस तरीके से करके हमारी ये सेकंड एंट्री हुई।